अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज का इंटरव्यू बड़ा अहमियत रखने वाला इंटरव्यू है। जम्मू कश्मीर के तमाम आम शहरियों के लिए डॉक्टर इमिया बुखारी जी हमारे साथ हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डीएम स्कीम्स से हैं और बेहतरीन एक डॉक्टर हैं। और इनसे आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के रिलेटेड, यानी कि जो ब्रेन अटैक होता है किन वजूहात पे होता है। और आज के वक्त में मैक्सिमम लोगों को जो है वो इसके रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस नहीं है। बल्कि इतना ही नहीं, ख़ास अहमियत रखने वाली बात तो यह है कि कहीं सारी अमवात यानी कि मौतें जो हैं वो इसी वजह से पेश आती हैं। तो हमारे साथ एक काबिल तरीन डॉक्टर हैं जिनसे ये इंटरव्यू करना बड़ा अहमियत रखता है। और यकीनन तौर पे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, हमें किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए और इसका इलाज करवाने का एक मुकम्मल वक्त कौन सा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त दिया हमें। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी जो है ये हमें स्प्रेड होते हुए नज़र आ रही है लोगों के बीच में, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये ब्रेन अटैक क्या है, स्ट्रोक, इसके रिलेटेड थोड़ी सी मालूमात हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक अगर लोकल लैंग्वेज में हम देखा जाए तो इसको ब्रेन अटैक कहते हैं। और आज हम इसके बारे में क्यों बात करना चाहते हैं, उसका रीज़न पहला तो ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस बहुत कम है कि इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। ये इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन द होल वाइड वर्ल्ड। इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसकी जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट है और जो उसके केयर गिवर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपने इसके सिम्टम्स पिकअप करने हैं और आपने कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है ताकि पेशेंट को फ़ायदा हो सके। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रोक हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब ब्रेन की ब्लड वेसल्स का डिजीज़ होता है। जैसे थोड़ा सुपरफिशली अगर देखा जाए तो ये दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, और दूसरा होता है इस्केमिक स्ट्रोक। तो हमारा मेन टॉपिक आज का इस्केमिक स्ट्रोक है। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू डेड हो जाता है। इसको हम इन्फाक्शन बोलते हैं। और फिर इवेंचुअली सारे जो सिम्टम्स होते हैं और जो भी फर्दर इसकी वजह से जो होता है, चाहे वो डेथ हो या डिसेबिलिटी हो, वो हो जाता है। मैम, एक चीज़ तो बड़ी अहमियत रखती है ये भी कि हमें इसके जो सिम्टम्स हैं यानी कि वो कैसे मालूम चलेंगे और हमारे पास इलाज के लिए कितना वक्त है। हम लोग तो जब भी कभी ऐसी चीज़ें पेश आती हैं तो हम पहले जो है वो समझ नहीं सकते हैं इस चीज़ को कि ये वो अटैक है। हम अपने जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनके पास ले जाते हैं और वक्त हमारा बहुत ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है हमें? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि व्हाट आर द सिम्टम्स, कि ये कैसे प्रेजेंट करता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। जो ये सिम्टम्स होते हैं इसके कुछ केसेस में टेम्पररी होते हैं, जो लेस देन 24 आवर्स होते हैं। तो इंसान सोचता है कि मुझे ये अभी हुआ और मैं ठीक हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। इट इज़ अ वार्निंग सिग्नल। ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है कि आपको रिस्क है कि आपको फुल ब्लोन स्ट्रोक हो सकता है। और जो फुल ब्लोन स्ट्रोक होता है उसमें सिंड्रोम्स होते हैं बहुत सारे। वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले पेशेंट उसको अचानक, सबसे पहले तो इसकी सडन ऑनसेट होता है, अचानक हो जाता है। पेशेंट को एक साइड कमज़ोर हो जाएगी, भले वो फेस हो, फेस में एसिमेट्री आ जाएगी, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, या आपकी बाजू कमज़ोर हो जाएगी, या आपकी टांग कमज़ोर हो जाएगी एक साइड पे। सो इट इज़ हेमीपेरेसिस विद हेमी एनेस्थीसिया और फेशियल वीकनेस। दूसरा, स्पीच जो होती है वो अचानक लड़खड़ा जाती है, देयर इज स्लरिंग ऑफ स्पीच। या फिर कभी कभी पेशेंट जो बोल रहा होता है वो समझ नहीं पा रहा होता, ना ही दूसरा बंदा उसको समझ पा रहा होता है। तो स्पीच की प्रॉब्लम इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम। तीसरी चीज़ है विजुअल डिस्टर्बेंसेस, देखने में या तो पेशेंट को एक साइड का नहीं दिख रहा, या ब्लरिंग हो रही है, या फिर उसको पूरी ब्लाइंडनेस हो गई और वो देख नहीं पा रहा है, बट ये सडन हुआ है। बाकी और सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बैलेंस, गेट में पेशेंट जो है वो चलते चलते लड़खड़ा रहा है, देयर इज इंस्टेबिलिटी इन गेट, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग, नोजिया, डिजनेस, ये सब सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक। एज ग्रुप क्या रहता है मैक्सिमम इसका? एज ग्रुप, जैसे हम आगे रिस्क फैक्टर्स की बात भी करेंगे, तो जो इसका एज ग्रुप है मोस्टली एल्डरली में होता है। 55 साल के बाद आफ्टर एवरी डेकेड द रिस्क डबल्स ऑफ स्ट्रोक। सो इट इज हाफ ऑफ द केसेस दे अकर इन द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 75 ईयर्स। मैम, इसमें जैसे कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, या हमारे नौजवान आज कुछ नशे वगैरह करते हैं, ड्रग्स वगैरह, तो क्या ये भी एक इसके लिए हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है? जहाँ पे हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं वो दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिन पे हमारा जोर नहीं है। उसमें एज आ गई, एडवांसिंग एज, फिर मेल जेंडर,
मेल्स में स्ट्रोक इज़ मोर कॉमन देन इन फीमेल्स। तीसरा फैमिली हिस्ट्री होना या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होना, ये हो गए नॉन मॉडिफाइबल। अब जो मॉडिफाइबल है जो हमारे हाथ में है उनमें भी दो तरह के होते हैं, बिहेवियरल एंड नॉन बिहेवियरल। बिहेवियरल वो होते हैं जो हमारे बिहेवियर की वजह से हमको रिस्क फैक्टर्स बनते हैं। उनमें पहला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी। दूसरा स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग जो है वो 2 to 3 टाइम्स रिस्क इंक्रीज करता है स्ट्रोक का एज कम्पेयर टू ब्रेन अटैक्स का। इट इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। फिर अल्कोहल जो है वो भी इंक्रीज करता है, बट उसमें एक कंसेंसस कि वो लाइट और हैवी ड्रिंकर्स के बीच में हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे लाइट ड्रिंकिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर सम हार्ट डिसऑर्डर्स, बट हैवी बिंज ड्रिंकिंग जो होती है इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद ग्रेटर स्ट्रोक रिस्क। तीसरा जो आजकल के हमारे माशरे में देखा भी जाता है, जो यंग लोग जो ड्रग्स की तरफ चले गए हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स जो होते हैं इनके, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स इन स्ट्रोक्स इन यंग पीपल। जो ये 20s 30s में होते हैं, जिसमें एम्फेटामिन, कोकेन, हेरोइन, प्लस जो जिम करते हैं ना वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, या फिर जैसे कि वेट लॉस पिल्स होती हैं कुछ, दे आर एसोसिएटेड विद ग्रेटर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। और बाकी जो और रिस्क फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे नॉन बिहेवियरल होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन। मैम इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर ये अटैक किसी भी शख्स को एक बार आए तो ये अटैक कितना हानिकारक हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है, एक बार, 2 बार या 3 बार, क्या रिस्क फैक्टर इसका रहेगा? अगर फर्स्ट टाइम आया तो हमें सेकंड टाइम के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है मेंटली, फिजिकली? देखिए, जब स्ट्रोक होता है सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि वो बहुत मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर इस्केमिक स्ट्रोक्स। तो जब तक आपका हाइपरटेंशन और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होगा और आपको एक बार स्ट्रोक हो चुका है तो सेकेंड टाइम वो स्ट्रोक होने का रिस्क भी और बढ़ जाता है। और अगर स्ट्रोक पहली बार में इट कैन बी वेरी डेवास्टेटिंग, इट कैन कॉज डेथ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सर्वाइव कर गए हैं विद डिसेबिलिटी तो सेकेंड टाइम तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ पेशेंट विद स्ट्रोक। सो रेकरेंट स्ट्रोक्स भी कॉमन होते हैं विद दीज रिस्क फैक्टर्स। जहाँ हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों में गोल होता है टू कीप इट लेस देन 140/90, बट जिनको स्ट्रोक हो चुका हो उनका ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 130/80 अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। और दूसरा डायबिटीज़, जहाँ पे हम सबको पता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इट इज़ द ग्रेटेस्ट पेंडेमिक द वर्ल्ड हैज़। डेथ फैक्टर क्या रहता है? डेथ फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ल्ड वाइड इसमें मिलियंस ऑफ डेथ्स होती हैं और जो रिस्क होता है डेथ का वो 30 to 40% रहता है विद ईच स्ट्रोक। अच्छा मैम, ब्रेन हेमरेज होती है मैक्सिमम टाइम हमने देखा है, और उसके बाद कई सारे लोग सर्वाइव कर पाते हैं, कई सारे लोग नहीं सर्वाइव करते हैं, डेथ्स हो जाती हैं उनकी ट्रीटमेंट के ही दौरान में। तो ये ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है मैक्सिमम आज के टाइम में? क्या हमारा लाइफस्टाइल भी उसमें इन्वॉल्व है, कि हमारा खाना पीना, हमारा जो है वो एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब चीज़ें? तो इसके रिलेटेड आप बताएं। और जितने मुझे इस वक्त ऑडियंस देख रही है मैं उनसे ये भी कहूँगा कि अगर आपके मन में कोई छोटा सा सवाल है तो आप यकीनन तौर पर पूछ सकते हैं कॉमेंट में, हम डॉक्टर साहब से भी पूछने की कोशिश करेंगे। तो मैम पहले ये बताएं आप थोड़ा सा ब्रेन हेमरेज। आप ब्रेन हेमरेज की बात कर रहे हैं। ब्रेन हेमरेज जो होता है वो होता है ब्लड वेसल रप्चर होना। अब द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है वो वीक हो जाती है, वीक होने से फिर वो रप्चर हो जाती है। ब्रेन हेमरेज बहुत कैटास्ट्रोफिक होता है, इट लीड्स टू इमीडिएट डेथ अगर बहुत बड़ी हेमरेज होती है। उसमें ही बहुत तरह के हेमरेज होते हैं, जैसे लोबार ब्लीड हो गया, और एक जो सिवियर हेडेक होती है पेशेंट को वो उसमें सबएरेक्नॉइड हेमरेज होता है। ये तो ये एसोसिएटेड ऑब्वियसली है एसोसिएटेड विद अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फिर आपकी रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड डिसलिपिडीमिया, लिपिड्स की अबनॉर्मेलिटी, आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज्ड है, आपका LDL जो है वो इंक्रीज्ड है। दीज आर रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ब्रेन हेमरेज। और इनफैक्ट जिन लोगों को ये रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है व्हेन दे कम विद दीज एमरजेंसीज, जो जैसे फैक्टर्स हो गए जैसे ओल्डर एज या हाइपरटेंशन एसोसिएटेड। सवाल मेरे जहन में ये कि एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस ट्रीटमेंट का होना बहुत लाजिम है आज के दौर में। तो क्या मैम हम ये बिलीव कर सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी एडवांस ट्रीटमेंट चल रहा है? मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर के स्टेट्स में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम ये सब चीज़ें जो हैं वो आज हम यहाँ पे खुद ही हैंडल कर रहे हैं? देखिए, जो आज हम ये टॉक कर भी रहे हैं इसका मेन मुद्दा यही था जो मैं चाहती थी डिस्कस करना रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक जब पेशेंट को होता है, हमारा ये AHA और ASA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है उसके सिम्टम्स अगर
तब से और अब तक का टाइम 4.5 घंटे से कम का है, तो वो पेशेंट इमिडिएटली हॉस्पिटल पहुंचे और हम उसको थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी दे सकते हैं। थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी क्या होता है? एक ड्रग होता है जिसको हम RTPA बोलते हैं, इंजेक्शन होता है जो हम बोलस में देते हैं, जिससे पेशेंट का जो क्लॉट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। उसकी सक्सेस रेट 30 to 40% होती है। इसका मतलब कि आप जो डेथ है उसको भी रोक सकते हैं और जो डिसेबिलिटी है उसको भी रोक सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक एक्रोनिम है बी फास्ट, BEFAST, जिसमें B स्टैंड्स फॉर बैलेंस, गेट का इंस्टेबिलिटी हो जाना, E स्टैंड फॉर आइज़, कि आइज़ की एबनॉर्मेलिटी होना या आपको विजन में प्रॉब्लम होना। F होता है फेस की एसिमेट्री होना। A से हो गया आर्म, कि आपकी एक आर्म में वीकनेस है। S से हो गया स्पीच का डिस्टर्बेंसेस। और T से सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, कि टाइम कितना क्रिटिकल है। अगर हम 4.5 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे और उसकी थ्रोम्बोलिसिस हो पाएगी तो उसको बहुत फ़ायदे हैं। इट विल प्रिवेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी इन सच मैम पेशेंट। एक चीज़ बड़ी अहमियत रखने वाली है। कई सारे लोग सोचते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम काम कर करके बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्या इसका कोई ब्रेन अटैक के साथ लेना देना है, या ये चीज़ अलग है, ब्रेन अटैक एक अलग है? हमने बाज़ औक़ात लोगों से ये भी सुना है कि भाई उसे ब्रेन अटैक हो गया, रीज़न ये था कि वो लड़का बहुत सोचता था, वो बड़े डिप्रेशन में था, बड़े टेंशन में था, एंजाइटी फील कर रहा था। तो ये दोनों चीज़ें क्या अलग अलग हैं? ये ब्रेन अटैक अलग होना है, ये डिप्रेशन वाली जो थ्योरी है ये अलग है? देखिए, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है इस चीज़ का कि डिप्रेशन कैसे अफेक्ट करता है इसको। हाउएवर इट इज़ बिलीव्ड कि जब पेशेंट की साइकोलॉजिकल स्टेट अच्छी नहीं होती है तो ही डजंट टेक गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। उसके अलावा पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स होती हैं हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। या एट टाइम्स इट इज़ ऑलवेज ऑल्सो बिलीव्ड कि ये स्ट्रेस फैक्टर्स जो होते हैं, स्ट्रेस जो होती है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाइपरटेंशन। सो दैट कैन बी अ कॉज बिहाइंड अ स्ट्रोक। बाकी एक और चीज़ जो डिप्रेशन के साथ, अगेन आई वुड लाइक टू लिंक द यूज़ ऑफ ड्रग अब्यूज़, द यूज़ ऑफ ड्रग्स। क्योंकि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो ये ड्रग्स, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, तो दे कंट्रीब्यूट टू द अकरेंस ऑफ स्ट्रोक। मैम कई सारे लोगों के सवाल भी आ रहे हैं जो हमें पूछ रहे हैं कि अगर किसी को ओपन हार्ट सर्जरी हो और उस दौरान में अगर ये ब्रेन अटैक आ जाए तो क्या रिस्क फैक्टर कितना रहेगा उसके लिए? जी, ओपन हार्ट सर्जरी जिसकी हो रही होती है उस टाइम पे देयर इज़ अ 30 to 40% रिस्क ऑफ हैविंग एन इस्केमिक स्ट्रोक। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट को हार्ट लंग मशीन पे रखा जाता है और जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेन का वो कम हो जाता है। तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक ड्यूरिंग सर्जरीज, क्योंकि उसमें थ्रोम्बोटिक भी हो सकता है, एम्बोलिक भी हो सकता है। तो उस टाइम पे हमको अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेज करना होता है। और डेफिनेटली इट्स अ रिस्क फैक्टर सर्जरी के टाइम पे। इट इज़ नोन कि पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है। यूथ में एक सवाल और भी कि यूथ में ये चीज़ें बहुत कम दिखाई देती, नौजवानों के अंदर, उभरते हुए बच्चों के अंदर। बट अगर किसी के अंदर ये चीज़ें जाहिर होना शुरू हो जाए, अगर ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, तो पहली स्टेज क्या, इनिशियल स्टेज कैसी है कि वो अपने आप को जो है वो टैकल कर ले? सबसे पहले तो ये जो सारी जो हैबिट्स जिनकी मैंने आपसे बात की, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, उससे अपने आप को बचाना है। यू शुड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। देयर शुड बी मोर फिजिकल एक्टिविटी। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। आपकी लाइफस्टाइल को आपको इन सब चीज़ों से सेव करना है। तो जब ऐसा स्ट्रोक होता है तो उसमें इमिडिएटली आपको हॉस्पिटल आना है। अगर आपको पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो यू हैव टू कम फॉर ट्रीटमेंट। मैम उसके बाद एक सवाल और है, बड़ा अहमियत रखने वाला, भूल जाएंगे हम ये सवाल, कि जिम यूज़ करने वाले जो लोग हैं, जो मैक्सिमम जिम में जाते हैं और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? क्या ऐसे लोगों पे भी अटैक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा? देखिए, मैंने आपसे भी पहले भी डिस्कस किया था कि जिमिंग तो इट्स अ गुड थिंग। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वेट, हेल्थ, एवरीथिंग। बट वहाँ पे जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, दे आर बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स एज सच दे आर नॉट बैड, बट जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। वी हैव सीन मल्टीपल केसेस ऑफ पेशेंट्स कमिंग, यंग एडल्ट, यंग मेल्स coming with ischemic stroke, hemorrhagic stroke because of use of these steroids. मैम कोई फाइनली मैसेज देना चाहेंगे आप अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को? काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं और कई सारे लोग मैम आपके पेशेंट्स भी हैं जो आपसे इलाज करवा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फाइनली कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैसेज मैं यही देना चाहती हूँ कि
अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, स्पेशली स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक इजीली मिस हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हल्की सी वीकनेस हुई है या हल्का सा मूड डेविएट हुआ है, ठीक हो जाएगा, बट इवेंचुअली, और जिसकी वजह से फिर पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है। इसलिए टाइम इज़ ब्रेन, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल। यू शुड रियलाइज what are the symptoms and you should immediately report to the hospital। और बाकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो ज़रूरी हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस कर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आज के दौर में। हमारे साथ खसूसी मेहमान थे और एक काबिल तरीन डॉक्टर थे, डॉक्टर इमिया बुखारी जी, जिन्होंने इस इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और बहुत सारे लोगों का बहुत शुक्रिया, आप जम्मू कश्मीर से लगातार हमें देख रहे हैं इस वक्त और अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने जो अपनी राय अमली भी इस पर रखी है। लेकिन मैम ने जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इस इंटरव्यू के अंदर, वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसके लिए बहुत इंतहाई अहमियत रखी जाती है। और एक काबिल तरीन डॉक्टर हैं जिनका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है और एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। इतना ही नहीं बल्कि बैरूनी रियासतों के अंदर भी जो है वो अपनी सर्विसेज को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है इन्होंने। और आज ही अपनी सर्विसेज जो हैं वो पल्स हॉस्पिटल जम्मू में जो है वो दे रही हैं। यकीनन तौर पे हम नंबर भी दे देंगे, आप उस नंबर पे रब्ता करके मैम के साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं और मुकम्मल तौर पे मैम से जो है वो आप एडवाइस और सलाह मशवरा भी ले सकते हैं, अगरचे आप ऐसे हालात में जूझ रहे हैं। क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं जिनके पास आपको इतना बेहतरीन इलाज करने को मिलता है। मैक्सिमम आपको जम्मू कश्मीर रियासत से बाहर जाना पड़ता है, बट अगर अब आपके ही होम टाउन में और एक सिंगल रूफ के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपको आना चाहिए, अपना इलाज भी करवाना चाहिए और मालूमात भी लेनी चाहिए। फिलहाल के तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को देखने के लिए। खास इस प्रोग्राम को आप वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।